in the last 10 minutes, and that will be your attendance. I am not taking your names. I am not calling your names right now. Okay. And students, already one practical half reflection method I have uploaded on the Google Classroom. Utkarsh Goyal आज आ गए शादी में जाके. So Utkarsh Goyal, you have come now. Okay, very good. तो नवनीत यादव आ गया क्या? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. नवनीत यादव इज देयर. नवनीत यादव भी बोला था शादी में जाके आऊंगा, तो नवनीत यादव का नाम नहीं आ रहा अभी इसमें. नवनीत यादव हैज नॉट कम सो फार. ओके. एंड अमान हुसैन आकृति एंड आंचल इज नॉट देयर. आकृति हैज कम नाउ. Anchal Sharma, yesterday also she didn't come, and today also she is not there. Anchal Sharma. आस्था, चिदय, चहक, चिदेश. 7 कौन है? चहक. चहक आ गई यहाँ. 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है. 13 होगी दिव्यांशी. दिव्यांशी, प्रियांशी, ट्विन सिस्टर्स, बोथ आर नॉट देयर. दिव्यांशी है तो प्रियांशी भी नहीं होगी. प्रियांशी, दिव्यांशी, ट्विन सिस्टर्स आर नॉट देयर. आर दिव्यांशी, प्रियांशी, आर यू देयर? नो. बोलो वर्षा, बोलो. यू हैव रेज द हैंड. क्या बोलना चाहती हो? सुप्रभात. ओके बेटा, सुप्रभात. यस, हिंदी 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 चल रहा है. वेरी गुड. ओके. हर्षा गुर्जर, हार्दिक सिंह. ये हार्दिक चौहान नहीं आता है यार. हार्दिक हाड़ा तो आ जाता है. हार्दिक चौहान, आर यू देयर? हार्दिक चौहान, he is very careless. He never comes in the class. Today I will definitely call him. Hardik Singh Hada also sometimes become absent, but Hardik Chauhan is frequently absent. And Rahul Salvi and Utkarsh Srivastav also, and yes, Jain. These are some top listed students in my mind who are frequently absent in this online class. Utkarsh Srivastav, yes, Jain, and Hardik Chauhan. These are the hit listers. And Priyanshi, Divyanshi, twin sisters. अभी 28 students are only there. अभी बच्चे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है. ज़्यादा इजी चैप्टर चल रहा है क्या? चैप्टर तो इतना इजी है वैसे, लेकिन फिर भी क्लास तो अटेंड करना ही चाहिए. तो मैं आपसे एक पहले कुछ बात कर रहा था कि मैंने अभी डे बिफोर यस्टरडे, परसों मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे आई हैव अपलोडेड ए प्रैक्टिकल. देखो स्टूडेंट, अभी आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़ चैनल वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह की खबरें आ रही थी कि सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है 1 जनवरी टू 8 फरवरी. हैड यू हैव हर्ड और नॉट? सुना होगा ना आप लोगों ने भी कुछ इस तरह से. यस सर. में सुना था. यस. हाँ सर. हाँ सुना था ना. हाँ, तो मैं भी यही, हमने भी सुना था यही बात. हालांकि अभी तक हमारे पास सीबीएसई से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है रिगार्डिंग द डेट ऑफ एग्जाम. और लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि सो फार ओवर लैब्स आर नॉट ओपन. हमारी लैब खुली नहीं है फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल क्लासेस. और मीनवाइल एईएस ने पूरे हमारे जो एईएस के टीचर्स हैं उनको अलग अलग प्रैक्टिकल का टास्क दिया था कि उनको वो प्रैक्टिकल 12th वाले बच्चों के लिए रिकॉर्ड करना था लैब में. जैसे एक्चुअल वो क्लास में कराते हैं वैसे खुद को करते हुए रिकॉर्ड करना था. और वो प्रैक्टिकल फिर उनको अपलोड करके, और फिर वो प्रैक्टिकल उन्होंने क्या किए हैं, पूरी इंडिया के जो ईएस स्कूल्स हैं उनको सर्कुलेट किए हैं. तो उसमें से मेरे हिस्से में जो आया था वो आया था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, जो मैंने आपको उस टाइम भेजा भी था और आपको पहले हम उसको लिखवा भी चुके हैं. और सोनिया मैडम ने बनाया था कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ यूवी ग्राफ, वो भी हमने आपको लिखवा दिया. उसके बाद जो अदर प्रैक्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर जो अदर प्रैक्टिकल्स के वीडियो है वो अदर टीचर्स, हमारे एईसीएस के ही अदर टीचर्स ने बनाए हैं. और वो हमने नहीं बनाए क्योंकि वो एईएस ने क्या सभी इंडिया के जो जितने भी स्कूल्स थे सबके टीचर्स को टास्क दिया था. तो दैट प्रैक्टिकल आई अपलोडेड. मैंने उसका वीडियो लिंक आपके गूगल क्लासरूम पे भेजा था. तो मैंने वो आपको इसलिए भेजा था सो दैट यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट, ताकि कुछ आपको हेल्प मिल जाए. लेकिन और बुक से आपको प्रैक्टिकल वैसे ही लिखना है विदाउट टेकिंग रीडिंग्स एंड कैलकुलेशन. वही एम एपरेटस, लेफ्ट साइड में डायग्राम, टेबल राइट साइड में है ना, और फिर टेबल ब्लैंक, फिर कैलकुलेशन की जगह छोड़ देना, रिकॉर्ड, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन. ये सब आपको पहले जैसे 2 प्रैक्टिकल में लिखे है ना, इन द सेम वे यू हैव टू राइट हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हम आपको केवल वीडियोस के ही भरोसे छोड़ रहे हैं. एक्चुअली द वीडियो इज द इमीडिएट रेमेडी. ये जो हमने आपको वीडियो लिंक शेयर किए हैं
इमीडिएट रेमेडी के फॉर्म में, मतलब कुछ तो करें, मतलब कुछ नहीं से बेहतर, भाई कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हम डायरेक्ट एग्जाम में बिठा देंगे, ऐसा भी नहीं है, यू डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है ना। आपको बकायदा यदि प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराएगा तो बकायदा आपको हम, ये बिल्कुल हमारी ये रहेगा कि मिनिमम एटलीस्ट आपको लैब के दर्शन करा के और आपको लैब में प्रैक्टिकल भी सिखाए जाए, एंड देन यू गो फॉर द एग्जाम। ऐसा मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि विदाउट गोइंग टू द लैब और विदाउट लर्निंग द एक्सपेरिमेंट यू आर सिंपली थ्रोन टू द एग्जाम। आपको एग्जाम के लिए नहीं फेंक दिया जाएगा ऐसे, डोंट वेरी। वीडियो हो सकता है कई बच्चों को कंप्लेन है कि वो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है दूसरे स्कूल वाले टीचर्स का, तो मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को एक दो बार देखें। तो देखो, कुछ हर टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, हर टीचर अपने हिसाब से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, तो कुछ परसेंट आपको हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस वीडियो के भरोसे ही आपको छोड़ दिया। जब जैसे ही गवर्नमेंट से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जैसे ही स्कूल ओपन होने का सिग्नल हमें मिलता है, इमीडिएटली यू विल बी कॉल्ड टू द स्कूल एंड इन द, और स्कूल आने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा लैब में ले जाके आपको प्रैक्टिकल सिखाना। जिस भी दिन, जब भी, मतलब आज से 15 दिन 20 दिन महीने भर, जनवरी में या दिसंबर में, जब भी स्कूल ओपन होने का परमिशन आता है गवर्नमेंट साइड से, हमारा सबसे पहला काम होगा आपको लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल सिखाना। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन मीनवाइल हम क्या राइटिंग वर्क कंप्लीट करके रखें। मतलब इस बार आपको 8 प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखने हैं, 15 नहीं लिखने हैं। सीबीएसई ने आपका लोड कम कर दिया है और प्रोजेक्ट फाइल भी आपको नहीं बनानी है इस बार फिजिक्स प्रैक्टिकल में। तो आपको 8 एक्सपेरिमेंट और 5 एक्टिविटीज लिखनी है। तो हम ये चाह रहे थे कि हम एक्टिविटी, जो लिखने का जो वर्क होता है उसको हम कंप्लीट रखें, बस केवल रीडिंग और कैलकुलेशन वाला काम हमने अभी आपके लिए छोड़ा है। वो हम ये चाह रहे थे कि इस बहाने आप सीख भी जाएंगे, कुछ रीडिंग्स भी ले लेंगे, हम ग्रुप बना देंगे जैसे इन्होंने बनाए, तो वो रीडिंग लेके कैलकुलेशन वाला काम हम उसमें हमारा इतना ही काम रहेगा। बाकी एम एपरेटर लिखना, डायग्राम बनाना, ये सारे काम हम पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम आपको वो टास्क दे रहे हैं प्रैक्टिकल लिखने का, ओके। और वीडियो लिंक हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ तो सीखें, कुछ परसेंट तो आपको समझ में आए। लेकिन मैं आपको फिर ये बात अश्योर कर रहा हूँ कि whenever the schools will be open and you will be allowed to come to school, definitely you will be go to the lab and learn the practical before going to the main exam. मेन एग्जाम आपको ऐसा ही नहीं दिला देंगे कि आपको कुछ सिखाया नहीं, कुछ लैब में ले गए नहीं और आपको मेन एग्जाम बिठा दिया, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली यू विल बी गिवन सम प्रैक्टिस, सम लर्निंग ऑफ द, ओके। तो इसीलिए अभी आपको क्या काम है, जैसे जैसे अभी हम प्रैक्टिकल अपलोड करते जा रहे हैं, आप उनको थोड़ा टाइम निकाल लें और उनको लिखें। क्या लिखना है ये प्रैक्टिकल बुक में आपको मिल जाएगा, और बाकी वीडियो से भी आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी, ठीक है ना। वीडियो इसलिए डाले गए ताकि कुछ आपको एक माइंड में सेटअप तो हो जाए ना कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकल ऐसा होता है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहेगा माइंड आपका, ताकि जब आप लैब में सीखने आए तो कुछ आपके दिमाग में रहे कि हाँ यार वो वीडियो में ऐसा देखा था हमने, ठीक है बच्चों। तो ये तो एक बात होगी प्रैक्टिकल रिलेटेड। दूसरा, कई बच्चों ने, मैंने कल देखा था कि दैट के आगे तो बोलो वर्षा, कन्वे दैट के आगे नहीं बोला, वैसे बोल दो माइक अनम्यूट करके, क्या प्रॉब्लम है। तो दैट, तो इन दैट सीक्वेंस वी कैन दैट ही इज आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन का तो देखो, मैं फिर आपको कह चुका हूँ कि जहां भी आप होते हैं तो आपको क्लास अटेंड करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन चाहिए और ग्रांड मदर नो मोर एबल टू अटेंड, ओके ठीक है ओके। तो ठीक है, लेकिन ही डिड नॉट, ये बात मुझे आपसे आज ही पता लगी है, और इतने दिन से वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा था और हमारे पास उसकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और आपने भी हमको आज ही बताया है। देखो, जब तक कोई हमें बात पता नहीं लगेगी तो हम तो फिर नहीं पता लगाएंगे ना कि बच्चा क्यों छुट्टी पर है। जैसे उत्कर्ष गोयल ने बहुत पहले ही, 4-5 दिन पहले ही बाकायदा मुझे फ़ोन करके वो परमिशन मांगी थी, सर मुझे शादी में जाना है, तो ठीक है, आई वाज नोइंग दैट व्हाई इज नॉट अटेंड द क्लास। तो एक्चुअली ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। आपको भी अभी मैसेज आया है, उसने मैसेज भेजा नहीं, तो ठीक है, जैसा भी है, जब मैसेज आएगा जब भी हमें पता लगेगा, उसके पहले तो हम यही मान के चलेंगे कि पता नहीं क्या बात हो रही है बच्चे के साथ, ठीक है ना, बच्चा अटेंड क्यों नहीं कर रहा है क्लास। खैर, तो मैं कह रहा था कि सैंपल पेपर वाला एक काम दिया था प्रिंसिपल सर की साइड से, वो काम भी केवल 9 या 10 बच्चों ने ही जमा किया है।
मैंने कल गूगल क्लासरूम खोल के देखा था, केवल 9 या 10 बच्चों ने ही वो सबमिट किया है। अभी 28 बच्चे मेरे सामने कॉल पे हैं, 29 मेरे सामने आ रहे हैं, एक खुद हो गया। तो 28 बच्चों में से जिन बच्चों ने भी वो सैंपल पेपर सोल्व करके उसको अपलोड नहीं किया है, वो अब 2 दिन की छुट्टी आ रही है, कल और परसों छुट्टी आएगी, कल संडे है और मंडे का गुरु नानक जयंती का छुट्टी है। तो 2 दिन में आप लोग उसको कंप्लीट कर ले बच्चों, दैट इज वे, उसको बहुत सिंसियरली लेना है। और इवन दैट एग्जांपल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो दैट आई गेव, उसको भी सीरियसली लेना है। दोनों काम आपको 2 दिन का ये आपको हॉलीडे आ रहा है उसमें आपको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये काम आपको मिड टर्म वेकेशन में करना था। लेकिन अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि गूगल क्लासरूम में सैंपल पेपर तो केवल 9 बच्चों ने सबमिट किया है और वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन केवल 16 बच्चों ने सबमिट किए हैं, जबकि 43 बच्चे क्लास में हैं। तो आई वांट कि ऑल 43 शुड सबमिट। ओके, तो जिन बच्चों ने भी नहीं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा किसी बच्चे का कि किसने किया है किसने नहीं किया है, और जिसने नहीं किया उसको अपना पता है कि मैंने नहीं किया है, तो नाम लेने का वो मतलब नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिन्होंने जमा नहीं किया है दे शुड सिंसियरली, बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो भी काम दिया जा रहा है ये आपको आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम क्यों देते हैं? ताकि आपकी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल टच ही नहीं करते, बोर्ड एग्जाम भी आ जाते हैं जब तक भी, और फिर बोर्ड एग्जाम में चिंता करते हैं अरे हमने एनसीईआरटी नहीं करी। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होमवर्क में देने का हमारा पर्पज यही था कि इस बहाने एटलीस्ट आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखोगे तो सही कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या है, कैसे हैं, उनको कैसे करना है, एक इसी बहाने सही आप उनको देखोगे। लेकिन कई बच्चों ने, मुझे लगता है कि वो नहीं किया है वो काम। लेकिन आई एम गिविंग द लास्ट वार्निंग, इसको आप वार्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, you have to do that work in the coming 2 days holidays. And when on Tuesday when I open the Google Classroom, on Tuesday 1 December when I open the Google Classroom, then I want that all the students work should be submitted. Okay, then I will check and I will return to you. अभी तक मैंने उसको चेक नहीं किया है, क्योंकि मुझे चेक करने 9 बच्चों का तो क्या चेक, मैं चाह रहा हूँ कि पहले सारे बच्चे जमा करें, then I will immediately check। ठीक है ना? और प्रैक्टिकल वाला काम भी जो है हम धीरे धीरे जो है एक 2 प्रैक्टिकल हम आपको देते रहेंगे 2 3 दिन में। जैसे भी मैंने हाफ रिफ्लेक्शन वाला दे दिया, 3rd एक्सपेरिमेंट, ऐसे टोटल 8 एक्सपेरिमेंट हमको लिखने हैं। तो ये लिखने का काम हम प्रैक्टिकल कंप्लीट रखेंगे, सो दैट वेन एवर यू विल गेट द चांस टू कम इन द लैब, देन हमें केवल प्रैक्टिकल सीखना, रीडिंग लेना और बस कैलकुलेशन करके प्रैक्टिकल सबमिट कर देंगे। तो उस टाइम आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा यदि आप ये लिखने का काम पहले से कंप्लीट रखेंगे। ठीक है बच्चों? तो स्कूल इज वेरी, you know, school is very taking care of all you, school is very systematically doing all the work, you don't, बस आपको क्या करना है, कोऑपरेट करना है स्कूल के साथ। if you do not cooperate, then we become in the problem, we become, you know, some tension also creates in our mind also. We are doing every work systematically in this pandemic also, more in such a systematic way your classes are being conducted, ठीक है ना, and practical work also as far as possible in systematic way we are trying to do. But when you do not cooperate na, then actually it becomes some hodgepodge and, you know, unsystematic. So that's why you also cooperate with the school. The school is taking lot of pain, the school is taking all efforts. Okay, we know that the 10th and 12th class are the board class, and the top priorities of the schools are 10th and 12th class nowadays. ठीक है ना? So that's why you also cooperate accordingly. तो बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसको हमने 90% खत्म कर दिया था कल। Yesterday I told the properties of electromagnetic wave. I hope that you don't have any doubt in the electromagnetic wave properties. सबको प्रॉपर्टी क्लियर है? और वो नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है ना, जो हमने आपको क्लासरूम आपके ग्रुप में भेजे थे, कंप्यूटर वाले ग्रुप में, और मैंने स्कूल ग्रुप में भेज दिए। 12th सभी बच्चों को मैंने सेंड कर दिए हैं वो नोट्स, ए बी और सी तीनों बच्चे, उनको तीनों वैसे वो ई कंटेंट वाले नोट्स ही हैं। और आप देखेंगे कि उसमें आप हैंड आउट, मैंने आपको एक्चुअली पीपीटी भेजी है, लेकिन उसमें हैंड आउट वाला भी नीचे आ रहा है। वो हैंड आउट आपके सिंपल पीडीएफ फाइल है, उसको आप एज ए नोट्स काम ले सकते हैं। तो आप वो हैंड आउट वाले में जब क्लिक करेंगे तो वही पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। जो पीपीटी मैंने आपको भेजी है ना, वही आपको हैंड आउट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो उसमें कम पेजेस है, उसमें केवल 8 पेजेस ही है।
पीपीटी तो 18 पेज की है, 18 पेजेस में आ रही है, तो 18 पेज को आपको प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, आप वो 8 पेजेस का प्रिंट ले लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। तो उसके लिए आपको मैं भेज दूंगा भले आपको हैंड आउट, और यू कैन टेक द फ्रॉम द, आप हमारे स्कूल वेबसाइट पे 12th क्लास में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मॉड्यूल 3 में हैंड आउट में आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। अब आज हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, हालांकि उसमें देखो ज़्यादा समझने का कुछ ही नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए आज की क्लास में थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसमें कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने थोड़ा लास्ट की में जल्दीबाजी में थोड़ा आपको बताया था, तो इसको हम थोड़ा सा आज लेके, और आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी एक वेव का नाम नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई वेव्स को मिलके हम मानते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में रेडियो वेव से स्टार्ट हो रहा है, रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, और आफ्टर दैट इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल मतलब हमारी लाइट वेव्स, जो हमारी लाइट की फीलिंग होती है, विजिबल मतलब लाइट, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट, आफ्टर दैट वी कैन राइट अल्ट्रावायलेट, देन अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद गामा रेज। तो ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टोटल आती है हमारे कोर्स में, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ब्रीफ डिस्कशन हमारे कोर्स में है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मेरी बात सुनो, ये जितनी भी वेव्स मैंने लिखी हैं, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखी है। क्या लिखी है? सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्या लिखा है ये मैंने? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। इसका मतलब समझते हो? ये जो मैंने लिखी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की, उससे कम वेवलेंथ, फिर उससे कम वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की होती है, सबसे कम वेवलेंथ। अब देखो, दो रिलेशन आपको याद रखने, एक तो E इक्वल्स टू एच न्यू, क्योंकि ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है प्लांक कांस्टेंट से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी अपन यदि फोटोन के फॉर्म में माने तो। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू C बाई लैम्डा। I think you are familiar with these two formula. In 11th class you also may have studied this formula. अब यदि लैम्डा और म्यू, सी तो कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीजिंग या असेंडिंग, एक ही बात है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ये न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो लैम्डा डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा ज्यादा, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेज की होगी। तो कुछ जनरल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे, सॉरी मैं क्या बोला, दोबारा बोलता हूं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा हो गई, नहीं हो गई? तो इन सभी में जो गामा रेज है, दीज आर द मोस्ट एनर्जेटिक वेव्स। सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक वेव्स जो होती है वो गामा वेव्स होती है, और सबसे कम एनर्जी की जो वेव होती है वो रेडियो वेव्स होती है। ओके बच्चों, तो ये कुछ जनरल बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको क्या करना होता है, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझो आप। बाकी स्पेक्ट्रम तो आप नोट्स में पढ़ना ही है आप लोगों को, उसमें आपको ही पढ़ना है, उसमें और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेन तो देखो इसमें क्या पूछता है, मैं बताऊं आपको। सॉरी, जैसे इनमें से मान लो कोई सी भी 3 वेव्स या 4 वेव्स आपको रैंडमली दे देगा, विजिबल, इंफ्रारेड, एक्स रेज, माइक्रोवेव, ऐसे 4 वेव्स लिख के दे देगा, और बोल देगा अरेंज दीज वेव्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ।
अरेंज दीज वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी दे देगा। तो आपको पहले तो ये ऑर्डर याद करना है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स और गामा। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या करना है, ऑर्डर याद करना है। दिस ऑर्डर यू हैव टू लर्न एंड दिस ऑर्डर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस ऑर्डर में यदि आपको याद हो गया तो आप रैंडमली जब आपको वेव देगा तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे भी वो पूछे आपसे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक टाइप के क्वेश्चन तो इस तरह के बनेंगे आपके यहाँ पे बोर्ड में। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से, आपको किसी भी वेव की लैम्डा की रेंज और फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछ सकता है। थोड़ा लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, देखो फिजिक्स में थोड़ा लर्न भी करना पड़ता है कई बार, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज या वेवलेंथ की रेंज, कोई सी भी एक रेंज याद कर लो। मैं बोलता हूँ एक याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। जैसे मैं कहता हूँ कि आप एक काम करो, सबकी वेवलेंथ की रेंज याद कर लो कि भाई रेडियो वेव की वेवलेंथ जो होती है वो 100 मीटर के अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, और इसी तरह से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इन सबकी वेवलेंथ की रेंज आप याद कर लो। जैसे हमारी लाइट की वेवलेंथ का रेंज मुझे याद है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है लाइट वेव्स विजिबल। तो इस तरह से सबकी वेवलेंथ की रेंज आप लर्न कर लो। अब बाई चांस जैसे एग्जाम में आ गया राइट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ लाइट विजिबल, तो कोई बात नहीं, आपने लैम्डा की रेंज याद कर रखी, तो यहाँ ये तो 3 × 10 और 8 होता ही है, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख के न्यू निकाल लो। क्योंकि ये बात आप कंफर्म मान के चलिए कि सभी वेव्स की वेवलेंथ तो एक साथ पूछेगा नहीं, ऐसे कोई लिस्ट आपसे नहीं बनवाएगा कि सभी वेव्स की वेवलेंथ लिखो। हार्डली कोई एक या दो वेव्स की वेवलेंथ का रेंज आपसे पूछेगा या फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछेगा। तो इसीलिए आप लोग एक वैल्यू याद कर लेंगे तो दोनों, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक वेवलेंथ की रेंज आप लर्न कर लो तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले से हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज आ जाएगी। या फिर किसी को जो फ्रीक्वेंसी इजीली लर्न हो जा रही है, किसी को वेवलेंथ लर्न नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी लर्न हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी लर्न कर लो तो कोई सी भी एक वैल्यू लर्न कर लो तो दूसरी ऑटोमेटिक वहां पे आ जाती है। कैलकुलेशन हार्डली कोई 10-30 सेकेंड का काम है कैलकुलेशन करना, है ना, कर सकते हैं आप। दूसरा एक क्वेश्चन अभी जो बनता है वो बनता है इनकी एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन के बनता है। ठीक है, जैसे मुझे अभी भी याद है कि 2016 में एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, 2016 या 15 का टाइम होगा, मुझे अभी अच्छी तरह सेशन याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है वो। ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन था एक्चुअली कि वो उसका आंसर ज्यादातर एनसीईआरटी में ही वो सेंटेंस लिखा हुआ था। इसलिए ये जो एप्लीकेशन वाली चीजें होती है ना, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़नी चाहिए। जो थ्योरेटिकल चीजें, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें जो है ना, इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़िए, क्योंकि रेफरेंस बुक कई बार क्या करते हैं अपने हिसाब से लिख देते हैं और वो एनसीईआरटी वाली चीजों को मिस कर देते हैं। और एग्जाम में अब जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या आया था कि राइट द नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, write the name of that electromagnetic wave from which to protect his eyes the welders wears special specs। ठीक है, क्या बोल सुनो, write the name of that electromagnetic wave from which to protect their eyes welders wear स्पेशल गोगल्स, स्पेशल स्पेक्स। कई बार वेल्डिंग करते हुए देखे आप लोगों ने, सबने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा लोगों को, जो वेल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, लोहे को लोहे से जोड़ना, लाइक दैट वेल्डिंग होता है। तो कई बार आप देख रहे हो वेल्डिंग मशीन वाला क्या करता है, जैसे वो गैराज बनाते हैं ना अपने कॉलोनी में, कार रखने के लिए गैराज, तो वहाँ पे वो वेल्डिंग करते हैं, फिर चद्दर लोहे की शीट्स को जोड़ने के लिए या पाइप्स को जोड़ने के लिए। यस, तो वहाँ पे आप देख रहे हो वेल्डर जब वेल्डिंग करता है ना तो अपनी आंखों पे कुछ स्पेक्स लगा लेता है। तो वो बोलता है कि वह वेल्डिंग में ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है जिससे बचने के लिए वो अपनी आंखों पे स्पेक्स लगाता है। और मुझे अभी भी याद है 30-40%, मतलब कुछ ही बच्चों का आंसर इसका सही था, क्योंकि इसका आंसर केवल एनसीईआरटी में दिया हुआ था। यस वर्षा, यू आर राइट, अल्ट्रावायलेट, यस, यूवी रेज, बिल्कुल सही बात। और कई रेफरेंस बुक, बच्चे क्या रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते नहीं थे,
और एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई थी पूरी है जीटी, अभी भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में यूवी रेज वाला जो टॉपिक है इसमें, इसी चैप्टर में, उसमें लाइन स्टार्टिंग में लिखी हुई है कि वेल्डर्स वियर्स स्पेकल्स टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अब बताइए आप क्या करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, एप्लीकेशन बेस्ड पोर्शन है, वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना चाहिए, वो उसमें से ही क्वेश्चन उठ के एज इट इज आते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपको इनके एप्लीकेशन बेस्ड, तो मतलब किसी भी, जैसे ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज एंड राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एक्स-रेज, राइट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ गामा इंफ्रारेड एंड राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड। तो इस तरह से 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है ना, तो ये है। कई बार ऐसे भी आ जाता है, राइट द नेम ऑफ द वेव, राइट द नेम ऑफ द वेव विच आर यूज्ड इन फ्यूल टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट को फ्यूल देने में जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं, उन वेव का पहले तो नाम लिखो और उसकी फिर फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखो। मतलब आपको एप्लीकेशन दे दी और अब एप्लीकेशन से आपको वेव पहचाननी है, रिकॉग्नाइज करनी है। केवल आपको एप्लीकेशन दे दी कि भाई एक पर्टिकुलर वेव की एप्लीकेशन दे दी कि भाई उसका यूज जो है सैटेलाइट को फ्यूल देने में हम यूज करते हैं। आपको एप्लीकेशन यूज को डिटेल में नहीं रटने हैं, कोई डिटेल आपको बस केवल ब्रीफली पता होना चाहिए इसका ये यूज अपन करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट को फ्यूल देने में कौन सी रेज का यूज करते हैं अपन, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसमें आता है। यस दिवांशी, वेरी गुड। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड और इंफ्रारेड का फिर आप फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज जो भी पूछेगा, और फिर उसका जो भी और कुछ पूछे वो लिखें। तो इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से आते हैं। तो बाकी इसमें फिर आपको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है ना, जैसे बहुत ही अच्छा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये नोट्स, है ना, बहुत अच्छे हैं ये, प्रिपेयर्ड बाय सर्वानंद। ये हमारे साथी हैं पीजीटी एईसीएस मैसूर, एईसीएस मैसूर के सर ने ये लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है। इवन मैं भी लिखता तो मैं भी ऐसा ही लिखता, मैं भी आपको ऐसा ही बताता, मतलब एकदम सिस्टमेटिक। आप देख सकते हैं, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि एकदम देखो सिस्टमेटिक, नेम वाइज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, पूरा उनका एकदम पॉइंट्स बना के उन्होंने लिखा है। इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा पॉइंट्स, आई थिंक, है ना। तो आप इसको फायदा उठाइए, आप इसका प्रिंट ले लीजिए। ठीक है ना, तो आप पीपीटी की बजाय हैंडआउट का प्रिंट ले लीजिए। पीपीटी में तो क्या बहुत सारे पेजेस आएंगे, 18 पेजेस, और हैंडआउट में केवल 7 या 8 पेजेस हैं, तो आपका पेज कम लगेगा, आपको बर्डन फील नहीं होगा। ज्यादा पेज में क्या बर्डन फील होता है ना, बहुत सारे पेज याद करने हैं, और कम पेजेस में कम पढ़ना पड़ता है, ऐसा फीलिंग आता है। हालांकि मैटर वही है, तो पीपीटी में क्या है, लेकिन पीपीटी में क्या थोड़ा ज्यादा पेज लगता है, आपको पता है, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं सबको। खैर, तो रेडियो वेव्स के बारे में देखो, इट हैज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, और जो एक्सीलरेटेड मोशन होता है स्पार्किंग वगैरह में, वहां पे रेडियो वेव्स आपकी प्रोड्यूस होती है। दे आर यूजुअली यूज्ड इन द रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, मतलब ब्रीफली यूज आपको लर्न करना है। और फ्रीक्वेंसी रेंज बता रखी है 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक, और हायर फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंज है, उनका अलग अलग एप्लीकेशन बता रखा है। और सेल्यूलर फोन यूज द रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट द वॉइस कम्युनिकेशन, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब जो साउंड वेव सेल्यूलर फोन हम यूज करते हैं ना, मोबाइल फोन, उसमें बता रखा है कि रेडियो वेव्स की कौन सी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो रेडियो वेव्स की जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, एक्चुअली रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो उसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का यूज काम में करते हैं, मोबाइल फोन में करते हैं, सेल्यूलर मतलब मोबाइल। और टीवी वेव्स में बेसिकली अपन यूज करते हैं 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो उसका अपन यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स आर द शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स विद फ्रीक्वेंसी इन द गीगाहर्ट्ज रेंज। ठीक है, तो गीगाहर्ट्ज की रेंज की ये होती है माइक्रोवेव्स में। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सूटेबल फॉर रेडार सिस्टम। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, रेडार सिस्टम के लिए इसमें तो लिख रखा है माइक्रोवेव, लेकिन रेडियो वेव्स भी सूटेबल है। रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों की वेवलेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो माइक्रोवेव एज वेल एज रेडियो वेव्स बोथ आर सूटेबल फॉर द रेडार सिस्टम। ठीक है, बट गामा रेज आर नॉट सूटेबल फॉर द रेडार सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई?
एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, व्हाई द गामा रेज आर नॉट सुटेबल फॉर द रेडार सिस्टम। सो गामा रेज आर नॉट सुटेबल फॉर द रेडार सिस्टम बिकॉज गामा रेज हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। बताया था ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला गामा रे फोटोन का जो एनर्जी वो सबसे ज्यादा होगा। हमें चाहिए कम एनर्जी वाला, क्योंकि ज्यादा रेडियो रडार सिस्टम में क्या होता है, रडार सिस्टम से हम वेव भेजते हैं, और वो किसी भी जो एरोप्लेन होता है या कोई भी जो आपका स्पेस, वो आपका जो भी आपका एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर हो या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उससे वो टकरा के वापिस स्टेशन पे आता है और हमको उससे प्रेजेंस की नॉलेज मिलती है। लेकिन गामा रेज को यूज कर लिया तो वो तो उसको पेनिट्रेट करके चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर रेडार स्टेशन पे आएगी नहीं। तो यू कैन नॉट यूज द गामा रेज और एक्स रेज इन द रेडार सिस्टम। और माइक्रोवेव्स का यूज क्या में करते हैं, वेरी लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन में करते हैं थ्रू सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू जो हमारे कम्युनिकेशन आता है सैटेलाइट के थ्रू, उसमें माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या बता रखा है, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्लू शेडेड में पैराग्राफ लिख रखा है। माइक्रोवेव ओवन सभी घरों में होता है, लगभग नहीं होता है तो भी आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होता है, लिक्विड ऑब्जेक्ट्स, उनको गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम में फूड को कुक करने में काम आते हैं, यस। व्हेन द ओवन इज ऑपरेटेड द माइक्रोवेव्स आर जनरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं उससे, और इसके कारण क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये हीट एनर्जी क्या होती है, फूड को कुक करने के काम आती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो सर्किट होता है माइक्रोवेव ओवन में, उससे माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है, और ये माइक्रोवेव क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है नॉन यूनिफॉर्म। और उससे क्या होते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और उससे फिर क्या होते हैं, एक्साइटेड होके उनके बॉन्ड टूट जाते हैं या वो ऑसिलेट करना चालू कर देते हैं, दोनों ही काम होते हैं, और वहां से फिर हीट एनर्जी डेवलप होती है, और ये हीट एनर्जी क्या करती है, बेसिकली हमारे फूड को कुक करने के काम आती है। फिर आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का सिंपल लॉजिक है, दीज आर द हॉट रेज, हॉट बॉडीज से जो, मतलब जैसे मान लीजिए अभी आपने, जैसे कई बार हम अभी विंटर सीजन आ गया, तो विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, जैसे कई बार जैसे मान लीजिए कुछ जला लिया, हीट चाहिए होती है ना बॉडी को, तो कुछ वुड्स को हम, लकड़ियों को हम जला लेते हैं, वुड्स को, और फिर वो क्या बोलते हैं, तो हाथ तपना बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास जो रेज आती है वो इंफ्रारेड ही होती है। हॉट बॉडीज बहुत हाई टेम्परेचर जब गर्म होती है तो वहां से कौन सी रेज आती है, हॉट रेज या इंफ्रारेड। It also plays important role in maintaining the earth temperature. ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था लास्ट ईयर, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इंफ्रारेड का ही लॉजिक है। और अर्थ सैटेलाइट के लिए इंफ्रारेड डिटेक्टर्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर एमिट इंफ्रारेड आर वाइडली यूज्ड टू रिमोट स्विच हाउस होल्ड सर्किट, टीवी सेट्स, रेडियो एंड हाईफाई सिस्टम्स, ठीक है ना। और डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट, यस। ये वो इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन ये भी आपके एनसीईआरटी में है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को फ्यूल देने में भी इसका यूज होता है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। एक इंफ्रारेड फोटोग्राफी भी होती है, और हमारे मोबाइल में भी इंफ्रारेड का ऑप्शन होता है नहीं होता है, थर्मल डिटेक्शन, यस, वही थर्मल डिटेक्शन में भी इसका यूज होता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको ब्रीफली, इनका डिटेल नहीं समझना है, फालतू गूगल पे सर्च करने में बैठ जाना कि इनका डिटेल सर्च कर रहे हो, वो ये दैट इज योर वे, वो आप अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए कर सकते हो, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल कोई नहीं पूछेगा उसका, ठीक है बच्चों। दैट वी कैन यूज फॉर इनहांसिंग योर नॉलेज, बट फॉर एग्जाम पर्पज यू ओनली ब्रीफली, आपको पता होना चाहिए इसका ये यूज है। अब वो यूज का डिटेल आपको नहीं समझना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चाहूँ, इट इज ओनली 3 मार्क्स चैप्टर, प्लानिंग के साथ पढ़ना है। मतलब जो टाइम हम उसमें वेस्ट करते हैं वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट और चैप्टर में हमें वेस्ट करना है, ठीक है ना, खर्च करना है। विजिबल के बारे में सुना ही है, हमारी ह्यूमन आई जिनके लिए सेंसिटिव होती है लाइट, है ना। 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी वेवलेंथ रेंज होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के बारे में ही मैंने बता दिया, अल्ट्रावायलेट 4 × 10⁻⁷ मीटर से 6 × 10⁻⁻10 मीटर इसकी रेंज होती है, ठीक है ना।
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल लैम्प और वेरी हॉट बॉडीज। वही अल्ट्रावायलेट लैम्प होता है ना वाटर प्योरीफायर में, उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। यस, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी गैसेस, ठीक है ना। वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास, देखो एप्लीकेशन लिख रखी है पेज में, मैं आपके सामने जो रीड कर रहा हूँ वही नोट्स रीड कर रहा हूँ जो मैंने आपको भेजे थे, ठीक है बच्चों। वैसे तो मैं उसको यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको वैसे रीड कर रहा हूँ। और एक लेसिक सर्जरी होती है आईज की, LACI के, लेजर एसोसिएटेड इन C2 कैरेटो मेलिसिस, आई सर्जरी होती है लेसिक सर्जरी। तो इसमें भी यह क्वेश्चन बन सकता है कि लेसिक सर्जरी में कौन सी रेज यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। और वाटर प्योरीफायर में जर्म्स को मारने में भी ये काम आता है। एक्सरे यूवी के बियॉन्ड 10⁻⁻8 मीटर से लेके 10⁻⁻30 मीटर वेवलेंथ बताई गई है। डायग्नोसिस टूल इन मेडिसिन, एक्सरे टेस्ट कभी ना कभी कराना पड़ा ही होगा, आपको भी नहीं कराना पड़े तो अच्छी बात है वैसे, लेकिन कई बार कराना पड़ जाता है ना, एक्सरे कराना पड़ जाता है कई बार बोन में, कई बार मान लो स्लिप हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है तो भी एक्सरे होता है। तो एक्सरे मेडिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं, लेकिन एक्सरे हमारे लिए डेंजरस है, हमारे स्किन और टिश्यूज पे ज़्यादा देर तक ये नहीं रहना चाहिए इसका इफेक्ट, अदरवाइज ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। गामा रेज के बारे में बता चुका हूँ, हाईली एनर्जेटिक वेव जो है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा वेव्स की है बच्चों, ठीक है। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, कैंसर थेरेपी में गामा रेज का यूज होता है आजकल, ठीक है ना। कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। देयर आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये हमारा एक चैप्टर आएगा सेकंड बुक में न्यूक्लियाई, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी होती है उसके अंदर गामा रेज निकलती है, ठीक है। गामा रेज का जो मेन प्रोडक्शन हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना उसमें भी गामा रेज निकलती है, यस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उनसे गामा रेज आपकी निकलती है। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दीज 7 वेव्स, ये मैंने आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको रीड कर दिया है मैंने आपके सामने, बाकी इसमें आपको ही इसको रीड करना है, आपको थोड़ा समझ के आपको याद करना है, थोड़ा सा लर्न करना है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिसके ऊपर मैं थोड़ा डीपली सोच दिखाऊं, आपको डीपली जाऊं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर इतना ही था हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया भी दे दिया है, वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया था, ठीक है बच्चों। अभी मैं सभी बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस है, 31 बच्चे यहाँ पे अटेंड कर रखे हैं। नाउ आई एम टेकिंग द स्नैपशॉट ऑफ द नेम्स, मैं आपके नेम्स का स्नैपशॉट यहाँ पे ले रहा हूँ, सो दैट आंचल शर्मा नहीं आई है, इफ आई एम करेक्ट देन आंचल शर्मा इज नॉट देयर। आंचल शर्मा कल भी नहीं आई थी, आंचल शर्मा की क्या प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। यदि सभी बच्चे जैसे मैसेज कर देना जो एब्सेंट, जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको, जैसे प्रॉब्लम तो चलो सभी के साथ आ सकती है, लेकिन आप यदि मैसेज कर दो तो उससे क्या होता है कि टीचर को थोड़ी सहूलियत हो जाती है, सूटेबिलिटी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है ना। ये है तो पता रहता है कि भाई वो बच्चा रेगुलर तो क्लास अटेंड करता है, लेकिन आज कोई प्रॉब्लम, आज उत्कर्ष गोयल आया, उत्कर्ष गोयल नहीं, उत्कर्ष श्रीवास्तव का नाम भी आया था थोड़ी देर के लिए, उत्कर्ष गोयल आ गया, वैसे ही उत्कर्ष गोयल आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर आप नोट्स भी आपको दे दिए, आप इसको थोड़ा लर्न कर लेना ढंग से। ये 33rd बच्चा कौन आया है, 33rd स्टूडेंट्स, अभी भी कौन ने लॉगिन किया है, नाम बोले अपना, उसकी फोटो तो नहीं लगेगी गई नाम की। अभी ये मेरा तरीका जो है, इसमें मैंने स्नैपशॉट लेके अभी ये आई विल मार्क द अटेंडेंस रजिस्टर, बिकॉज वैसे हम करते हैं तो इट टेक सम टाइम, आई वांट टू सेव दैट टाइम, ओके। सो अकॉर्डिंग इसी के साथ हमारी वॉच भी इशारा कर रही है कि हम जो है, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ एक बार।